नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, लगातार 7वें ट्रेडिंग सेशन में तेजी के बाद आज थोड़ा बाजार सुस्ता रहा है। निफ्टी, हालांकि देखिए एक्सपायरी का दिन भी है तो ये लाजमी है देखना, आधा फीसदी की गिरावट के साथ 24,270 के लेवल पर निफ्टी कारोबार करता हुआ। वोलेटिलिटी तो निफ्टी में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी आज थोड़ी सुस्ती आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी आई है। 55,346 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। 23 अंकों की गिरावट, ऑलमोस्ट फ्लैट। देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे पैन आउट होता है। मिड कैप, हालांकि वहां पर भी फ्लैट कारोबार होता हुआ, ऑलमोस्ट 25 अंकों की बढ़ोतरी और 55,068 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। एक डिप आया था लेकिन थोड़ी रिकवरी यहाँ पे भी। स्मॉल कैप में हालांकि 0.25% की तेजी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 0.25% की तेजी 17,040 के लेवल पर कर रहा कारोबार स्मॉल कैप। तो ब्रेथ में आपको रसाकसी का माहौल उतनी ठीक तो नजर नहीं आई। एक बार ब्रेथ रखते हैं आपके स्क्रीन पर। 1588 लेवल ऐसे स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम अभी देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रही है। वहीं 896 ऐसे स्टॉक्स जहां पर पड़ता हुआ दिख रहा है दबाव। कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, वो कौन से काउंटर्स जो कहीं ना कहीं बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक देखिए आज उसमें खरीदारी होती दिखी है। आईटीसी शानदार तेजी यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करा है। एफएमसीजी पैक में एक्शन है आज। एक्सिस बैंक देखिए और नेस्ले इंडिया अगेन एफएमसीजी का काउंटर। वहीं आईसीआईसीआई बैंक उसके उलट एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे दिग्गज स्टॉक्स ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट आए एचयूएल के, प्रॉफिट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है तो स्ट्रीट ने किया है पनिश। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट देखिए, इंडसइंड बैंक अगेन, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके उलट हैवी वेट्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ड्रैग कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो स्थिति अभी फिलहाल मार्केट की तो अभी सुस्त नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्लोजिंग कैसे होती है मार्केट की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खिलाड़ी पंकज जी, अरुण जी, ओम जी। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। और सबसे पहले आपके रिटर्न कार्ड देखते हैं, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से खिलाड़ी नंबर 1 पर हैं, दूसरे पायदान पे कौन है और तीसरे पायदान पे कौन कर रहे हैं कारोबार। तो पंकज जानदर जी का पोर्टफोलियो लगभग 9.5% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ये पहले पायदान पे है। दूसरे पायदान पे अरुण कुमार मंत्री जी, इनका पोर्टफोलियो 8.5% का रिटर्न दे रहा है। वही अमोल जी का पोर्टफोलियो लगभग 4% के करीब रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे पायदान पर अमोल जी हैं। एक बार पोर्टफोलियो रखते हैं पंकज जी का स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स में उन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक को कर रहे हैं होल्ड, को होल्ड नहीं कर रहे हैं एरिस, और साथ ही इन्होंने एसबीएफसी फाइनेंस से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। आप बताइए पंकज जी, आज एक्सपायरी का दिन, कौन सा स्टॉक आपके रडार पर, पहली पिक क्या होगी आपकी? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी, मैं पहली जो मेरी पिक रहेगी वो एनॉक्स विंड के साथ में मैं जाना चाहूंगा। एक काफी जबरदस्त वॉल्यूम का ट्रैक्शन इसके अंदर देखने मिला है और कल से ये स्टॉक कंप्लीटली रडार पर है। 180 की रेंज में इसमें बाइंग करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 172। टारगेट रहेगा 210 का। ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड डिस्क्लेमर के तौर पे ये ट्रेड मैंने मेरे क्लाइंट लोगों के साथ में पहले शेयर कर चुका हूँ। आइनॉक्स विंड निचले स्तरों से अच्छी खासी तेजी, 3.25% तेजी होकर डे हाई पर कर रहा है कारोबार। पहली पिक पंकज जी की 210 का टारगेट, वही 172 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। अमोल जी का पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया, कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं फिलहाल होल्ड, कहां से लिया है एग्जिट? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हैल को कर रहे हैं होल्ड, साथ ही प्रॉफिट बुकिंग की है उन्होंने ग्लेनमार्क फार्मा में। बताइए अमोल जी, पहली पसंद आपकी? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। क्लीन साइंस के साथ जाना चाहूंगा। ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 1232 के आसपास पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1325 के। स्टॉप लॉस रहेगा 1200 का। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और अभी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक एक रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ठीक है, क्लीन साइंस ये कर रहा है कारोबार इन ग्रीन 2% की तेजी के साथ। टारगेट आप 1325 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1200 का। अरुण जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रख दीजिए, एक बार वहां पे रखते हैं नजर, क्या एक्शन वहां पे अरुण जी ने लिया है अपने पोर्टफोलियो में। तो उन्होंने रोजारी बायो को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, साथ ही एनएमडीसी स्टील से कर लिया है एग्जिट, रेडिंगटन में कर लिया है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। अरुण जी, फर्स्ट पिक आपकी क्या होगी? जी अगेन गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट में तो आज वैसे निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं है, पर मिड कैप्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो पहला स्टॉक होगा डेटामेटिक्स। डेटामेटिक्स में बाई करने की सलाह है।
630 के आसपास चल रहा है, छोटा स्टॉप लॉस 613 का लगा के बाई करें। 724 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है, तो पहला स्टॉक डेटामेटिक्स रहेगा, इस पर बाई करने के लिए 724 के टारगेट, स्टॉप लॉस 613 का लगाना है आपको। डेटामेट्रिक्स में डे हाई पर कर रहा है कारोबार, 3.25% ज्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगे हाथ अरुण जी, दूसरा स्टॉक क्या होगा आपका, दूसरी पसंद आपकी? जी दूसरा स्टॉक मैंने जरूर निकाला है, पर मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा क्योंकि मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है, पर जैसे अपॉर्चुनिटी आएगी उसको भी शेयर करूंगा। बिल्कुल, एक्सपायरी का दिन है, वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है बाजार में, थोड़ा सा इंतजार अरुण जी की तरफ से। अमोल जी आप बताइए, आपकी दूसरी पिक क्या होगी, या फिर आप भी कर रहे हैं थोड़ा सा वेट? थोड़ा सा वेट ही करेंगे श्रेया जी। थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल और हो सकता है, एक इंट्राडे अगर डिप मिलता है मार्केट में तो जरूर दूसरी पिक की तरफ ध्यान रहेगा। ठीक है, इंतजार अमोल जी की तरफ से। पंकज जी क्या बोलूं मैं, इंतजार या आपने दूसरी पिक ढूंढी है? मैंने अभी तो ये टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन हो गई है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार, इनफैक्ट सभी खिलाड़ी आप देखें तो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए एक्सपायरी वाला दिन है, बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, निफ्टी सुस्त पड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये भी इन रेड ही कारोबार कर रहा है। लेकिन सेक्टोरल आप देखें तो सेक्टोरल शिफ्ट हमें मार्केट में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, जहां पर कल IT शानदार तेजी के साथ कर रहा था कारोबार, आज फार्मा ने पिक किया है, लीड ले रखा है, 1.5% की तेजी निफ्टी फार्मा। अरुण जी आप बताइए, निफ्टी फार्मा 1.5% अप है, शानदार रैली इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कोई ऐसे काउंटर्स जो अभी आपको फिलहाल अच्छे लग रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, तो कोई ऐसे काउंटर्स होंगे क्या आपके नजरिए में? तो शेयर जी दो काउंटर है, डीवी स्लैब में तो क्लियर ब्रेकआउट है, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है, क्लियर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, प्लस वॉल्यूम्स काफी शानदार है, और इतना ही दिक्कत है 5% ऊपर है, तो थोड़ा डिप में बाई करें। 6180 के आसपास मिलता है तो एक्सीलेंट बाई रहेगा, 6100 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई करके चल सकते हैं। पोजिशनल बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं, 6450 तक के टारगेट्स डीवी स्लैब में निकल के आ रहे हैं। दूसरा स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी 1200 के ऊपर एक ब्रेकआउट देने के संकेत दे रहा है, स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 1176 का स्टॉप लॉस लाके बाई करें। 1270 तक के टारगेट्स डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल सकते हैं, तो दोनों ही स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं, अगर 2 से 3 दिन का ट्रेड लेना चाहे तो लेके चल सकते हैं। डिविस लैब वायदा बाजार में टॉप गेनर्स में शामिल, शानदार तेजी, और डॉक्टर रेड्डी भी पसंद आ रहे हैं फार्मा सेक्टर से अरुण जी को। पंकज जी आप बताइए, मार्केट जिस तरीके से आज सुस्त नजर आ रहा है, ये एक्सपायरी का प्रेशर देखने को मिल रहा है या फिर स्वाभाविक था जिस तरीके से रैली हमें पिछले कुछ से 6-7 दिनों में देखने को मिल रही है? अप्रोच क्या है, आपने क्या अप्रोच रखी है आज मार्केट में? डेफिनेटली स्ट्रेटजी ये बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट है, और सेम स्ट्रेटजी के साथ में मैं जाना पसंद करूंगा। लेकिन यस, आपने सही बोला कि जिस तरीके से मार्केट में पिछले 6-7 सत्रों से लगातार एक तेजी का माहौल बना हुआ था, ये कोइंसिडेंट है कि अभी आखिरी थर्सडे है, एक्सपायरी वाला सेशन है, तो थोड़ा चॉपीनेस मार्केट के अंदर देखने मिल सकता है, तो स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, ये सलाह रहेगी मेरी। ओवरऑल बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक्सिस बैंक के नतीजे अभी ड्यू है, तो उसके बाद में और भी ज्यादा तेजी ग्रिप में आ सकती है, तो ये दोनों इंडेक्सेस पे इस तरीके की व्यू रहेगी। एक्सिस बैंक के नतीजे देखने वाली बात होगी, क्या से अभी फिलहाल वो काउंटर तो इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं रिजल्ट से पहले। अमोल जी आप बताइए, इंडाइसेस निफ्टी बैंक निफ्टी, इनफैक्ट हमने पिछले कुछ सत्रों में एक शानदार रैली देखी इन दोनों ही इंडाइसेस में, मिड कैप ने भी लीड दिखाई है, तो जो रैली ड्यू थी मिड कैप में वो आती हुई नजर आ रही है, यहाँ से भी क्या फिर से और बूम होता हुआ नजर आ सकता है मिड कैप? क्या अप्रोच आप मिड कैप में, काउंटर स्पेसिफिक है, क्या अप्रोच है आपकी? जी बिल्कुल, ये दो पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं। एक तो मार्केट में अगर हम इंडेक्स को देखेंगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, जो नेचुरल है क्योंकि एक बहुत बड़ा रैली हो गया है। बट एक अच्छी चीज उसके साथ ये भी है कि मार्केट कहीं भी पैनिक सेल ऑफ या पैनिक करेक्शन या पैनिक डिप्स कहीं भी स्टॉक्स में या सेक्टर्स में दिख के नहीं आ रहे। सो अगर ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो नेचुरली मिड कैप में कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख के आ रहा है, क्योंकि एक सेंटिमेंट जो है ओवरऑल वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। मार्केट शायद कंसोलिडेट करेगा या एक आध दिन 2 दिन का करेक्शन भी करेगा, बट अगर हम थोड़ा सा लार्जर टेक्सचर मार्केट का देखते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो प्रॉमिसिंग पैटर्न्स बने और वो थोड़े से पीछे भी रहे, जितना मार्केट रैली किया उतना किए नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और सेंटीमेंट ओवरऑल अच्छा होने के कारण आगे जाके मिड कैप और स्मॉल कैप भी अच्छे परफॉर्म करने के चांसेस चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे।
तो और आगे शानदार मोमेंटम दिख सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। ब्रेथ भी ठीक लग रही है आज, 1600 से ज़्यादा स्टॉक्स जहां पर तेजी है। चलिए अब आगे बढ़ते शो में, और खबर ये है कि देखिए अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी बिहार की पहली रैपिड नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इससे पहले बिहार की पहली रैपिड नमो भारत ट्रेन का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। आप भी देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन पर, और ये जो जयनगर रेलवे स्टेशन है ये बिहार का आखिरी स्टेशन है और इसके बाद शुरुआत हो जाती है नेपाल की। और इसी स्टेशन से जयनगर से पटना के लिए चलाई जाएगी बिहार की पहली रैपिड नमो भारत ट्रेन, जो आप देख सकते हैं इस वक्त सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और इसी ट्रेन को अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर बिहार की जनता को एक आधुनिक ट्रेन की सौगात देंगे। तो किस तरह की ये ट्रेन है, क्या कुछ इसके अंदर खासियत है, किस रूट पर चलाई जाएगी, क्या इसका किराया होगा, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ बिहार की सबसे पहली रैपिड नमो भारत ट्रेन के अंदर, और अब इसमें क्या कुछ खासियत है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, टाइप C टाइप A चार्जिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था है। और इसके अलावा यहाँ पर टॉक बैक यूनिट इंस्टॉल की गई है हर एक कोच के आखिर में, ताकि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो सीधा आप ड्राइवर से बातचीत कर सके। अब बात कर लेते हैं इसकी सिटिंग अरेंजमेंट की। तो इसकी खासियत यही है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर किया गया है। कुशन यहाँ पर सिटिंग है और स्पेशियस है। आप देखेंगे कि अगर आप इस सीट पर इस तरह से बैठ रहे हैं और आपके सामने भी कोई पैसेंजर बैठ रहा है तो लेग स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर लगेज स्पेस भी दिया गया है, और जो लोग खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हैंड होल्ड की व्यवस्था भी की गई है। पूरी तरह से हाईटेक इस ट्रेन को बनाया गया है। आप देखेंगे कि हर थोड़े कदमों की दूरी पर आपको CCTV कैमरा दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि ऊपर छत पर भी CCTV कैमरा लगाया गया है, और इसके अलावा जो दरवाजों से एंट्री और एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर भी CCTV कैमरा लगाया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी रफ्तार कितनी होगी, इसका किराया कितना होगा, और एक और जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कवच सिस्टम। ये जो ट्रेन है ये कवच सिस्टम से इंस्टॉल्ड है, पूरी तरह से आपका सफर सुरक्षित रखेगी। और अगर मैं किराए की बात करूं तो इसका जो किराया है वो 30 रुपए से शुरू होता है, और जो मैक्सिमम किराया है वो 360 रुपए रखा गया है। यानी जयनगर से पटना अगर आप सफर करते हैं तो सिर्फ 360 रुपए में आप इस सफर को कम समय में कर पाएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई नवेली रैपिड नमो भारत ट्रेन को जयनगर से पटना रूट पर हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल अब से कुछ देर में नमो भारत को मिलेगा हरी झंडी, और काफ़ी देर से बिहार को इसका इंतज़ार था। सौगात आपके सामने अब से कुछ देर में। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कैनफिन होम्स के मैनेजमेंट से, MD एंड CEO सुरेश अय्यर से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है कैनफिन होम्स के मैनेजमेंट के साथ बात करने का, और नतीजों के बाद देखें आप तो कैनफिन होम्स में थोड़ी अभी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 2.5%। और रिजल्ट की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू 6% और प्रॉफिट में 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली। एसेट क्वालिटी में भी हल्का सुधार है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के MD एंड CEO सुरेश अय्यर जी। सुरेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर सबसे पहला सवाल तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, रेवेन्यू भी अच्छा रहा है, एसेट क्वालिटी भी उसमें भी हल्की सुधार तो देखने को मिली है। इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है सर? देखिए मेन रीजन इसका ये है कि हमारा स्प्रेड और NIM जो है हमने थ्रू आउट द ईयर मेंटेन किया है। हमारे बोरोइंग साइड पे काफी मूवमेंट रही है। हमने बोरोइंग्स जो की है उसमें वी हैव मूव्ड आवर MCLR लिंक जो बैंक बोरोइंग्स थे उसको हमने रेपो लिंक बोरोइंग में कन्वर्ट किया है। और अदरवाइज हमारा मेंटेनेंस आप देखिए तो यील्ड भी हमने काफी मेंटेन किया, बिकॉज स्लाइटली हमारा जो पोर्टफोलियो का शिफ्ट रहा है वो हाउसिंग से लेके नॉन हाउसिंग में और सैलरीड से लेके SENP कैटेगरी में थोड़ा सा रहा है, जो हमारा गाइडेंस भी रहा है लास्ट ईयर के लिए कि हम ये 2 कैटेगरी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट इन यील्ड हुआ है। सो बेसिकली ये 2 रीजन है। लायबिलिटी साइड में भी थोड़ा मैनेज अच्छा हुआ है, एंड वी हैव मैनेज्ड ऑन द एसेट साइड। ये 2 शिफ्ट्स को लेके हमने किया है। सो दैट इज हैज हेल्प्ड अस।
एंड एसेट क्वालिटी को लेके हमारा Q3 के कंपैरिजन में Q4 में काफी इंप्रूवमेंट है SMA 0 कैटेगरी में, जिसके चलते हमारा जो ECL प्रोविजन है उसमें 10 करोड़ का राइट बैक हुआ है इन Q4। सो हमारा जो क्यूमुलेटिव प्रोविजन था ECL का अप टू Q3 दैट वाज 60 करोड़, वो घट के 50 करोड़ हुआ है। इसके चलते हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट का रेशियो है वो 15 बेसिस का गाइडेंस था, उसके सामने सिर्फ 13 बेसिस पॉइंट्स का रहा है। सो देयर हैज बीन एन इंप्रूवमेंट इन आवर ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस के कंपैरिजन हमारा इंप्रूवमेंट रहा है। एंड जो इसके दैट हैज हेल्प्ड अस कि हम 25 करोड़ का मैनेजमेंट ओवरले कर सके एंड वी हैव बीन एबल टू बिल्ड अ बफर। सो क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस अच्छा रहा है, एसेट क्वालिटी में भी इवॉल्व हुआ है, वहाँ पे भी मजबूती देखने को मिल रही है सर। लेकिन लोन ग्रोथ के मोर्चे पर कैसा रहा है परफॉर्मेंस, वहाँ पे आपकी राय और आउटलुक क्या होगी? देखिए FY25 में हमारा थोड़ा सबड्यूड रहा है डिसबर्समेंट एज वेल एज लोन बुक ग्रोथ। डिसबर्समेंट में ओवरऑल पूरे साल में 5% की बढ़ोतरी हुई है एंड AUM में 9% की, जबकि करंट ईयर दैट इज FY26 में हमारा गाइडेंस रहेगा 20% AUM ग्रोथ का एंड 13 to 15% AUM ग्रोथ का रहेगा एंड 20% डिसबर्समेंट ग्रोथ का गाइडेंस है। लास्ट ईयर हमारे जो कर्नाटका स्टेट में जो प्रॉब्लम्स हुए थे ई खाता को लेके, उसकी रीजन से हमारा कर्नाटका ग्रोथ जो 20% चल रहा था इन अप टू Q2, वो Q3 और Q4 में थोड़ा हिट हुआ है। ऑलमोस्ट 600 करोड़ का डिसबर्समेंट इंपैक्ट हमें कर्नाटका में देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस ई खाता इश्यू। बिल्कुल सर, लोन ग्रोथ में तो 3% का हमें जंप देखने को मिला क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, आपने उस पर राय भी रखी। लेकिन सर NPA करंट NPA रेशियो क्या है और आप इसको प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो क्या चेंजेस आए हैं, साथ ही अपकमिंग क्वार्टर्स में इसको लेकर आप कैसे इसको देखते हैं? Q3 में हमारा जो ग्रॉस NPA परसेंटेज था वो 0.92% था, जो घट के 0.87% हुआ है इन Q4 में। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ NPA में भी हमारा 341 करोड़ का जो NPA था Q3 में, वो घट के 333 करोड़ हुआ है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज दोनों में इंप्रूवमेंट है इन NPA इन Q4। एंड लास्ट ईयर से हमारा यही मानना है और यही गाइडेंस रहा है कि हमारा जो एक्चुअल NPA है वुड बी इन द रेंज ऑफ अबाउट 0.9% से के आसपास ही रहेगा, बिकॉज दैट इज द ट्रेंड जो हमने पूरे साल में हमने ऑब्जर्व किया है। 86 to 92 बेसिस पॉइंट्स का ही हमारा NPA रहा है। सो अप्रोक्सीमेटली 90 का हमारा क्रॉस NPA का गाइडेंस रहेगा। दैट इज व्हाट इज द रियल NPA। सर ओवरऑल बात करूँ तो फाइनेंशियल 2026 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आउटलुक है, क्या गाइडेंस होगी? मैंने बताया हमारा जो एफर्ट रहेगा वो है पूरे साल में हमारा स्प्रेड 2.5 एंड निम 3.5 का हमारी कोशिश रहेगी मेंटेन करने की। इसके चलते हमारा जो डिसबर्समेंट एंड AUM में हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, 20% ग्रोथ इन डिसबर्समेंट का हमारा टारगेट है एंड जिसके चलते 13 to 15% का AUM ग्रोथ रहेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ एंड ये स्प्रेड NIM एंड डिसबर्समेंट ग्रोथ एंड AUM ग्रोथ के चलते हमारा जो ROE है वी विल बी मेंटेनिंग एट 2.1 के आसपास एंड our ROE should be around 17 to 17। शुक्रिया सर, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे लेकिन समय इतनी की इजाज़त दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर CNBC आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए निफ्टी जिसका 55 अंकों की गिरावट के साथ 24,223 के लेवल पर, 276 के लेवल पर इनफैक्ट, और बैंक निफ्टी भी जिसका 10 आपको देखने को मिलेगा 11 अंकों की गिरावट 55,358 के लेवल पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बाजार में शानदार। आप देखिए जिस तरीके से डिविस लैब बताएं, इंडसइंड बैंक, टाटा एलेक्सी, दालमिया भारत रिजल्ट के बाद ये अप हो गया 3.5% करीब। यह सारे स्टॉक्स में आपको अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे फिलहाल। चलिए अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो। पंकज जी की पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए? आइनॉक्स विंड आज सुझाया बाई साइड की ट्रेडिंग की तरफ से आते हुए, टारगेट 210, स्टॉप लॉस आपको 172 का लगाकर चलना है फिलहाल। इसके अलावा आप देखें तो on the urban demand scenario, can you give us a little more clarity on how
the improvements been there? Are you seeing any rebound in the urban growth and also a little bit of in the rural demand also? Give a little more sense on the inflationary scenario also. You said low single-digit price growth is what you're expecting. Going forward also then, how do you see the volume to price mix also changing for the fiscal that we're entering into? And then on the same lines, then how do we look at the margin profile as well? So maybe I can cover off the broad market shapes and then Ritesh can talk through some of the more nuanced points you asked about the price and mix. So broadly speaking, we've seen market growth subduing over the last few quarters, largely led by urban. Rural, on the other hand, is resilient and robust, and we see that holding up. And we do expect going forwards, macro triggers are positive. We see, of course, the food inflation coming down sharply. We see the interest rates also being reduced. That will impact the EMIs and therefore lots of urban households. The crude oil being softer also does impact the entire economy. The agricultural output is strong. The monsoons have been good after a long period of difficult weather conditions. The reservoirs are full, the granaries are full. We believe that the rural areas would remain robust. We as a company, of course, have or will compete in all market conditions, but we do expect that the macro drivers are positive going forwards, and we expect the urban demand therefore to start, inching back up. Therefore, on the whole, we do see gradual improvement in the macro. Importantly, for our own business, we are very committed. We have been, going where the growth is, despite what the market conditions were in the last few years, and we've been strengthening our portfolio, moving it to faster growth spaces, getting channels of the future, building capabilities, innovating quite intensely, acquiring brands, launching brands. So we feel quite confident at this point that we have a strong investable portfolio. We are operationally quite robust. Our brand powers are strong, getting stronger. Our penetration growths are good. So we expect that as tailwinds come in, we are the best prepared for this turn. And therefore, we feel confident at this point to lean in and invest for the future. There'll be categories that are price sensitive, where there's high level of competitive intensity. We are going to unblinkingly defend those categories. We're also going to make sure that our price value equation is absolutely on dot. That gives us the best chance to actually improve our competitiveness further. So we are being quite active and I would say leaning in aggressively on investing on our business. We believe this is the good time to do that, and it's a very opportune time to invest for the future of the FMCG in this country, which, as you know, is a long game, is a great place to be in. Right. So let me just add and pick up the other questions you had. So as Rohit mentioned, both we look at external atmosphere of macro conditions and what we have done internally to drive our portfolio transformation. Put together, there's a pretty strong case for us to further dial up investments going forward. Coming to pricing, there are two different group of commodities. When I look at crude oil and related commodities, which impacts by and large home care, we are seeing deflationary scenario there. In fact, crude oil back to back for last 2 years has been deflationary. But we see a group of commodities like palm oil and tea. तो आप सुन रहे थे एचयूएल के मैनेजमेंट की बातचीत, और एबिटा रेंज में रहेगी 22 से 23%। ग्रोथ हालांकि थोड़ी स्लो रहने की बात कही गई है। फिलहाल चलिए इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।